गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर हम किस तरीके से ट्रेंड के बारे में जानते हैं, स्पेशली एटॉमिक रेडियस, किस तरीके से हम लोग इसका एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर रखते हैं। तो मेन बात हमने क्या पढ़ी थी, दैट पी बाई ई रेशियो, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जो पी बाई ई रेशियो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ये बात इंपॉर्टेंट थी, इसको याद कर लेना। और आप कह सकते हो एटॉमिक नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का, उतना उनका रेडियस कम हो जाएगा। तो हम इस तरीके से ये बात को पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियस और उसका ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से रहता है। और इसी ट्रेंड से हम लोग मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। एटॉमिक रेडियस जैसे कि आप देख सकते हो क्लास 10th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस जो है बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। या फिर यहाँ पे देख सकते हैं एटॉमिक रेडियस हम लोग अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाता हूँ तो इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से ये थोड़ा पैटर्न रहता है। अब ये पैटर्न किस तरीके से रहता है और क्यों रहता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस को वेरी करने वाले हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले आता है हमारे पास में जेड इफेक्टिव। और ये जेड इफेक्टिव क्या चीज है, ये जेड इफेक्टिव होता क्या है? जेड इफेक्टिव का मतलब है, देखिए सर, न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, चल इसको मैं जेड इफेक्टिव, और एक दूसरा यहाँ पे आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। पहले हम लोग ये इन दो चीजों को पढ़ते हैं, जेड इफेक्टिव एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये क्या होता है उसके बारे में आगे देखते हैं। सबसे पहले देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्टिव ये क्या चीज है। Now, valence shell electron suffers a force of attraction due to nucleus and force of repulsion due to inner shell of electron। और ये होता है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस है, दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन है पहला और एक ये दूसरा, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। Now these valence shell electron are going to get a repulsive for the inner one, from the inner one। जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है from they will repel them, okay, and there is a force of attraction by the nucleus। So अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ सबसे इनर मोस्ट शेल की, तो यहाँ पे क्या सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनसे इनकी रिपल्शन भी नहीं होगी, इतनी ज्यादा रिपल्शन नहीं होती है क्योंकि इसमें स्पेस बढ़ जाता है, रिपल्शन नहीं होती है इस केस के अंदर। ठीक है, तो बट जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे हैव बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस due to inner shell electron and nucleus। Now decrease in the force of attraction on the valence electron due to inner shell is called screening effect or shielding effect। Now अब एक ध्यान से देखो एक चीज, एक सेकेंड, हाँ जी। अब इनके ऊपर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, ये क्या न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है वैलेंस शेल पे। सपोज करो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको मैंने मान लिया Z, दिस इज नोन एज Z। ठीक है, अब इस Z के बाद में कुछ ना कुछ रिपेल करेंगे। इस रिपेल की वजह से क्या होगा, ये जो आउटर मोस्ट शेल है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, ये शेल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ इफेक्टिव होगा, कुछ ना कुछ पंगेबाजी होगी, या बढ़ जाएगा या कुछ होगा, इसे भी छोड़ो, मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करेगा, बिकॉज ये अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। सो अट्रैक्टिव माइनस repulsive force, so there may be a, it means that there may be decrease in force of attraction, FOA, force of attraction। so force of attraction decrease हो रही है, इस decrease in force of attraction को हम लोग बोलते हैं shielding effect और screening effect। ये बात समझ में आ गई भानु निशा? is that point clear? so because of the inner electrons there is a repulsive force on outermost electrons and hence it causes a screening effect or shielding effect। so screening effect or shielding effect basically क्या हुआ, it is the decrease in the force of attraction by nucleus on the outermost electron। ठीक है जी, इस वजह से मेरे पास आ गया स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब इससे हमारे को आगे क्या होता है, now due to this screening effect valence shell experiences a less force of attraction exerted by nucleus and this is the reduction of nuclear charge due to screening effect। और ये क्या चीज है, ये जो रिडक्शन हुआ न्यूक्लियर चार्ज का, मान लो जो Z चार्ज लगना था अब वो Z नहीं लगेगा, वो Z से क्या लगेगा, थोड़ा कम लगेगा, दैट इज Z माइनस
स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो लॉस हुआ वो लगेगा। इस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो लॉस होता है उसे बोल देते हैं हम लोग सिग्मा। तो Z, नाउ द चार्ज विल बिकम Z माइनस सिग्मा, और इस चीज को बोलते हैं हम लोग Z इफेक्टिव। इज दैट क्लियर? सो Z इफेक्टिव क्या हो गया? Z effective is the reduced nuclear charge due to screening effect. So reduced nuclear charge is known as effective nuclear charge or Z effective. Suppose अगर मैंने न्यूक्लियर चार्ज को Z लिया, so effective nuclear charge Z minus sigma हो गया, फिर सिग्मा को बोलते हैं हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट। हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। so इधर से आप लोग समझ गए स्क्रीनिंग इफेक्ट और Z इफेक्टिव क्या होता है। क्लियर? कभी कभी किसी केस के अंदर, अब इसका मतलब क्या है, ये जो स्क्रीनिंग और Z इफेक्टिव है, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड Z इफेक्टिव बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज। दे बोथ आर responsible for variation in atomic properties। ठीक है, ये सारे के सारे वेरिएशन में होने, इनकी वजह से कुछ ना कुछ वेरिएशन होता ही है। ठीक है, चलो अब एक बात और याद रखना, किसी किसी केस के अंदर Z इफेक्टिव क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है, और किसी केस के अंदर आपका ये जो आपका शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट इज प्रोमिनेंट। ठीक है, दोनों ही केस में कभी कोई प्रोमिनेंट होता है, कभी कोई Z इफेक्टिव। कभी मान लो कह दिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोमिनेंट हो सकता है, if फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि जो रिपल्शन हो रहा है इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट कई बार रिपल्शन इतना ज्यादा होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है, उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं काम करता, रिपल्शन ही सारा का सारा इफेक्ट करता है। तो अभी हम लोग कुछ केसेस देखेंगे कि इसमें किस केस के अंदर Z इफेक्टिव यानी आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काम आ रहा है या रिपल्शन प्रोमिनेंट हो रहा है। इन दोनों की वजह से कुछ ना कुछ वेरिएशंस क्रिएट होती हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेडियस। सबसे पहला हमारे पास फैक्टर है Z इफेक्टिव। नाउ मोर द Z इफेक्टिव, जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होगा एटॉमिक रेडियस उतना कम, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। बिल्कुल ठीक बात है। Z इफेक्टिव का मतलब क्या बताया था कि भाई वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, दैट इट इज पुल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, पुल्ड बाय द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड बाय द न्यूक्लियस। सो जितना ज्यादा पुल होगा उतना छोटा एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। क्लियर हो गई ये वाली बात? तो कुछ इस तरीके से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल। नाउ अभी इन तीनों के केस को छोड़ देना, इन तीनों में एक्सेप्शन केस आता है, इसको मैं अभी बताऊंगा। पहले ये बताओ, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, क्या हाल है बेटा भूमिका, लेट हो गए आप? चलो जी, पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया, ये पहला पॉइंट था। अब आ जाओ दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। जैसे जैसे शेल्स बढ़ती जाएंगी, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल इंक्रीजेस, तो एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। इस बात को याद रखिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैंने बताया एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट बताया था मैंने कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आगे वाले पे और इसके बाद वाले पे नहीं लगेगी। अब अगर मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्क्रीनिंग इफेक्ट ये इसमें सारी की सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्लॉक कर दिया, तो बाकी के जो आगे वाले शेल हैं इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगने वाला। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटरमोस्ट शेल इज लेस, सो देयरफॉर देयर साइज विल इंक्रीज। सो इट मींस atomic radius is directly proportional to screening effect. थर्ड पॉइंट क्लियर? फोर्थ पॉइंट हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। दिस इज एप्लीकेबल फॉर आयनिक रेडियाई। हमने आयनिक रेडियाई के लिए एप्लीकेबल होता है, लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। तो एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो O है O-2, O-2, O नेगेटिव एंड O चार्ज -2। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस O-2 का होगा। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास में, एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये भी अगेन आयनिक रेडिया के केस के अंदर होता है।
अब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना रेडियस कम। पॉजिटिव चार्ज कम होने का मतलब है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना। अब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन्स, इट विल पुल द शेल। तो शेल अगर पास आ गई तो एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज। सो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज उतना कम आपके पास में एटॉमिक रेडियस। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ये वाला एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। अब आ जाओ छठा, सिक्स्थ वाला कहता है एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, इसे बोलते हैं डबल बॉन्ड, एंड दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड ये चीज एप्लीकेबल होती है कोवलेंट के अंदर, कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर। अब सेम एलिमेंट कई बार आपको डबल ट्रिपल, सिंगल या डबल या ट्रिपल बॉन्ड के उसमें दिख सकता है। अब जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसमें ऑब्वियसली बात है लेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो मोर विल बी द रेडियस। ना यहाँ पे थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो रेडियस कम हो गया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, यहाँ पे बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा। सो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कुछ इस तरीके से चलते हैं। सिंगल बॉन्ड का एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा, डबल बॉन्ड का उससे कम, ट्रिपल बॉन्ड का सबसे कम। दैट इज एप्लीकेबल फॉर द कोवलेंट बॉन्डिंग। सपोज करो अगर मैंने बोला कि भाई आपका कार्बन, कार्बन ये है CH3 CH3, एक आपके पास है CH2 CH2। अब कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ कोवलेंट बॉन्डिंग है। अब ये कोवलेंट बॉन्ड, हाउ द कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड इन केस ऑफ कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2 आर डिफरेंट। इस केस के अंदर क्या सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब इसमें कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड की लेंथ इज मोर देन दैट ऑफ दिस वन। सो आपके पास में एटॉमिक रेडियस इसमें बड़ा होगा, इसमें एटॉमिक रेडियस छोटा हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? कोई डाउट है इसके अंदर? ये 6 के 6 पॉइंट क्लियर है? पहले जल्दी बताइए फटाफट। इज दैट क्लियर? जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज 6 पॉइंट्स। इनका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। भानु, ईशा एंड भूमिका, एनी डाउट? ओके जी, ईशा एंड भूमिका, एनी डाउट बेटा? नहीं है? देख लो उसको अच्छे से एक बार। वेरी गुड ईशा, वेरी गुड भूमिका। चलिए जी, इसके अंदर ये फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है काफी, एंड देन आपका ये सेकंड पॉइंट स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही पॉइंट है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्यादा है। इसके बाद हम लोग ये चीज पढ़ ही चुके हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्टिव क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं। आ जाइए, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड एंड इन अ ग्रुप। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अक्रॉस अ पीरियड। पीरियड क्या ट्रेंड रहता है? अक्रॉस अ पीरियड का मतलब क्या है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या ट्रेंड रहता है, इसके बारे में देखते हैं। अब ये ग्रुप को थोड़ा सा कर दीजिए नमस्ते, यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं कट। हाँ जी, सॉरी, हाँ ये आ जी, अक्रॉस द पीरियड। नाउ इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, लास्ट टाइम भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये यहाँ पे दिए हुए हैं आपको पीरियड 2 के एलिमेंट। इनको मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से एक बार, हम लोग यहाँ पे इनकी बात करते हैं। मैं सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ वेरिएशन, वेरिएशन अलोंग पीरियड, वेरिएशन अलोंग पीरियड की बात करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं पीरियड 1। पीरियड 1 में क्या आता है? हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ जाता है हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। अगर अब इसकी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपके पास 1s1 और ये क्या हो गया 1s2 हो गई। ये फुल्ली फिल्ड है। और वैसे भी हीलियम है, हीलियम का वंडरवॉल रेडियस होता है, और हाइड्रोजन हमेशा बनाता है कोवलेंट रेडियस। हाइड्रोजन बनाता है कोवलेंट, और ये बनाता है वैंडरवॉल। और हमें पता है वैंडरवॉल रेडियस इज मोर देन दैट ऑफ द कोवलेंट वन। सो वी कैन से दैट हीलियम एटॉमिक size is more than that of the hydrogen atomic size। ये बात याद रहेगी, क्लियर हो गई बात? बिकॉज वंडरवॉल रेडियस, बिकॉज आर वंडरवॉल इज मोर देन आर कोवेलेंट। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब आ जाओ पीरियड 2।
पीरियड 2 में हमारे पास होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। नियॉन हमारे पास क्या है? एटॉमिक सॉरी, ये हमारे पास रेयर गैस है, नोबल गैस है। एटॉमिक नंबर अगर मैं लिखूं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये आना चाहिए था, वेट वेट, गड़बड़ हो गया यहाँ पे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s2, 2s2, 2, 1s2, 2, 1s3 है ना ये, तो 1s2, 2s1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में? 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p1, फिफ्थ है तो 2p1, देन 2p6, 2p7, क्या कह रहा हूँ मैं, 2p6 की हो जाएगी, 2p2 हुआ, फिर 2p3 हुआ, एंड दिस इज 2p4, 2p5 एंड 2p6। ये इस तरीके से चेंज हो जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें किसी को डाउट आया आप में से जल्दी बोलिए फटाफट। Do you have any doubt in this? जल्दी बोलिए, ईशा, मानू, भूमिका। ओके जी, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन सेम शेल फ्रॉम लिथियम टू नियॉन। बल्कि लिथियम और नियॉन में तो 2 में ऐड हुए, उसके बाद में एक ही शेल में, या लिथियम टू नियॉन, ठीक है, एक शेल में ऐड होते जा रहे हैं। Now, as electrons are added in one shell, as electrons are added in one shell, जब इलेक्ट्रॉन्स अगर हम एक ही शेल में ऐड करते जाते हैं तो क्या होता है? विच कॉज रिपल्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन वन शेल विच कॉज रिपल्शन, ठीक है, उस वजह से क्या हुआ? रिपल्शन हुई। अब उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा? Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। Z इफेक्टिव क्या हुआ? मेरा बढ़ गया यहाँ पे। जब इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में आते जा रहे हैं तो रिपल्शन हुई, उस वजह से Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। इन दिस केस Z effective is increases, and hence electrons are pulled toward nucleus। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे so atomic size is decreased। एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, क्लियर? एनी डाउट? बट अब जरा यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, इनके केस के अंदर थोड़ा प्रोग्रामिंग में चेंज हो गया हमारे पास। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, नॉट सल्फर, फ्लोरीन। इन तीनों के केस में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2p3, देन 2p4 एंड देन 2p5। ना इनके केस के अंदर क्या डिफरेंट होता है? ना 2p3 है, नाइट्रोजन इज 2p3 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन पेयरिंग स्टार्ट्स व्हिच कॉजेस इंक्रीज इन रिपल्शन। अगर मैं इनका ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये क्या हो जाएगा? हाफ फिल्ड। इस केस में इलेक्ट्रॉन, इस केस में रिपल्शन स्टार्ट हो गई।
और ये किसका केस है मेरे पास, फ्लोरीन का। अब फ्लोरीन के केस में क्या हो गई, और रिपल्शन जाएगी, रिपल्शन स्टार्ट्स। तो फ्लोरीन के केस में रिपल्शन स्टार्ट हुई। सो नाइट्रोजन हैज 3p इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन पेयरिंग स्टार्ट कॉजेस इंक्रीज इन रिपल्शन एंड हेंस साइज। तो इस वजह से क्या हुआ, साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साइज को कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन साइज इज मोर देन दैट ऑफ द नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। ओके, बट इन फ्लोरीन gain electron and repulsion is outweighted by the nuclear charge। अब आ जाओ फ्लोरीन के अंदर। फ्लोरीन के केस में अगर मैं ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की बात करता हूँ, यहाँ पे क्या, रिपल्शन इंक्रीजेस, रिपल्शन इज इंक्रीजिंग, बट उसके साथ साथ क्या हो रहा है, बट उसके साथ साथ न्यूक्लियर Z effective is also increases। So Z effective increase हो गया, it means that is force of attraction increases and hence outermost shell is pulled inside and atomic radii decreases। ये बात समझ में आया। तो लास्ट मोमेंट पे घूम फिर के मेरे पास ट्रेंड क्या बन गया, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन से और फ्लोरीन से दोनों से बड़ा होगा और कुछ इस तरीके से साइज बनेगा। एक्चुअल ट्रेंड। Is that point clear? Please note it down. Nitrogen being half filled is more stable। ये बात clear हो गई? Yes or no? And this is, you can say that it's an exception case also। Yes or no? जल्दी बोलिए, भानु, ईशिया। Do I need to repeat it? भूमिका? नहीं है जरूरत रिपीट करने की? ओके, भूमिका एंड ईशा बताइए बेटा। नो सर, नो सर। ठीक है जी। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लियर, क्लिक हो गया? ठीक है। तो ये था हमारे पास ग्रुप 15, 16, 17 एंड देन इसके बाद आता है मेरे पास ग्रुप 18 में नियॉन। अब नियॉन का साइज ग्रुप, हाँ, 15, 16, 17 एंड 18, नियॉन का साइज इन तीनों से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि नियॉन के अंदर क्या है, वंडरवॉल फोर्सेस, और वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीक फोर्सेस, सो देयरफॉर एटॉमिक रेडियस इज मोर। ये याद रखना, ये वाला जो पैटर्न चलता है ये इन तीनों में के फर्स्ट ग्रुप में ही एनालोमस बिहेवियर चलता है। ये ओनली इन फर्स्ट ग्रुप, इसके बाद वाले ग्रुपों में नहीं चलेगा। ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको याद रखना। नाइट्रोजन बीइंग अ हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल, सो देयरफॉर इट हैज द लोएस्ट एटॉमिक रेडियस। देन फ्लोरीन, repulsion starts, but Z effective is also present, which increases the force of attraction and hence the hence the shell is pulled inside, so therefore atomic radius decreases। In case of oxygen, there the repulsion force is at its peak, so size increases। Clear हो गई बात? And always remember, यहाँ पे आ जाओ, always remember this, कौन है ये? These are noble gases।
noble gases atomic radii is largest because of van der Waal forces of attraction. van der Waal forces of attraction की वजह से ये कोवलेंट फॉर्म में तो एग्जिस्ट करते नहीं है, पूरे का पूरे दो मॉलिक्यूल रहते हैं, तो van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दे आर अ लार्जेस्ट साइज. ये बताइए, इज दैट पॉइंट क्लियर? एनी डाउट? इसके अंदर पॉइंट में कोई डाउट आया भाई बताओ जल्दी. इज दैट पॉइंट क्लियर तीनों चारों? ठीक है जी. अब हम लोग पढ़ते हैं वेरिएशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम का वेरिएशन क्या होता है? उससे पहले एक एक्सेप्शन केस और देखते हैं हम लोग जरा एक बार. ट्रांजिशन सीरीज के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट ये है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28. ये एटॉमिक नंबर है. अब ये एटॉमिक नंबर कैसे हैं? अगर देखा जाए तो पीरियड 3 की बात कर रहा हूं मैं, ये थर्ड पीरियड के सारे ये. ठीक है, लेफ्ट टू राइट का इंतजाम है सारा का सारा, दिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नाउ अभी अभी जो हमने पढ़ा है लेफ्ट टू राइट में क्या होना चाहिए? देयर शुड बी अ डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई. पर इस केस में थोड़ा सा पंगेबाजी हो रही है, डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस नहीं हो रहा. पहले तो ठीक है, डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस हो रहा है 25 तक, बट 25 के बाद में आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इनके अंदर देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस ऑफ निकल, कोबाल्ट एंड आयरन इज ऑलमोस्ट सिमिलर. वो क्यों? when 21 से लेकर 27 तक, when it is going from 21 to 27, in this case both Z effective and screening effect both are working. Z effective is trying to pull electron. Z effective क्या कर रहा है? जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच, न्यूक्लियस की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है Z effective. Z effective is trying to pull the outermost shell electron towards the nucleus, and screening effect is creating a disturbance between that pull, is trying to negligize or trying to minimize that particular pull. बट होता क्या है? Z इफेक्टिव जो है इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर. Z इफेक्टिव इज प्रोमिनेंट, सो साइज थोड़ा 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 डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, बट जैसे ये आयरन पे आता है तो Z इफेक्टिव और आपका ये क्या नाम है इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल. तो दोनों इक्वल हो जाते हैं. तो यहाँ पे ना Z इफेक्टिव की चलती है ना यहाँ पे किसकी चलती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की चलती है. अब दोनों ही इक्वल हो गए तो साइज आगे बढ़ना बंद कर देता है. फ्रॉम निकल आयरन, सॉरी फ्रॉम आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, इन तीनों के का जो साइज होता है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, बिकॉज इन दैट केस बोथ Z इफेक्टिव एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट बोथ आर डोमिनेंट और बोथ आर ट्राइंग टू कैंसिल ईच अदर. आप कह सकते हो Z इफेक्टिव चाह रहा है कि न्यूक्लियस पे जो अट्रैक्शन है वो अंदर की तरफ लगे, और स्क्रीनिंग इफेक्ट उसको अट्रैक्शन को लगने नहीं दे रहा. सो बोथ आर ट्राइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर. तो जब कैंसिल आउट ईच अदर करेंगे तो एटॉमिक रेडियस इज ऑलमोस्ट सेम. बट इन दैट केस फ्रॉम 21 25 जो पैटर्न चलता है वो आपका पैटर्न चलेगा. इज दैट पॉइंट क्लियर? एनी डाउट? ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना. ओके चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं टॉप टू बॉटम में क्या पंगेबाजी है. टॉप टू बॉटम में क्या है? फॉर एग्जांपल मैं टॉप टू बॉटम का अगर एग्जांपल लेता हूं, मैं लेता हूं लिथियम, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. फ्रेंशियम को हम काट देते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है. 3, देन 11, देन 19, देन यहाँ पे आता है हमारे पास में जो भी होगा, ठीक है छोड़ दो इसको. 2 1 2 8 1 2 8 8 1. तो यहाँ पे 2 शेल 3 और 4. नंबर ऑफ शेल n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n is equal to 4. So we have 2, n is equal to 2, 3, 4. Number of shell is increasing. So if number of shell is increasing, it means the distance between the nucleus, center of the nucleus and the outermost shell is also increasing. As the number of shells increases in an element, the distance between the outermost shell and the nucleus is also increasing.
अब याद रखना इस केस के अंदर भी शील्डिंग इफेक्ट होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी देयर इज आल्सो शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अब वो किस तरीके से कैसे इफेक्ट करेगा वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसमें बताओ कोई डाउट आया अभी तक? कोई डाउट है इसके अंदर? बताइए जल्दी फटाफट, यस और नो। तो आप इसमें कह सकते हो एज वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, Z effective and shielding effect both increases, but Z effective is less than that of the shielding effect, so size increases. So size increases. Exactly, that is from lithium to सीजियम। सीजियम का साइज सबसे बड़ा हो गया, लिथियम का साइज सबसे छोटा हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ हेलोजन की, हेलोजन में कौन आता है मेरे पास? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन, ठीक है जी। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आयोडीन का सबसे बड़ा है, एस्टाटाइन को छोड़ दो तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा। गॉट इट क्लियर? सो एज अ रिजल्ट, सो व्हेनेवर from top to bottom, increase in atomic size, the nuclear charge also increases. As a result, the force of attraction of the nucleus from the electron should increase and hence the atomic radii should decrease. But कायदे से क्या होता है, जैसे जैसे Z इफेक्टिव बढ़ा तो रेडियस छोटा होना चाहिए था, बट इसके बीच में क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी आ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या? नई नई शेल्स का ऐड होना। तो नए नए शेल्स ऐड होते रहते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, दैट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट। So in other words, you can say that the effect of adding a new shell is so large that it overtook the Z effective, that is the contractive effect. Okay, am I audible? आवाज आ रही है मेरी भानु? Yes or no? I think am I audible or not? चलो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे Z इफेक्टिव आपका कम होता गया और शील्डिंग इफेक्ट हमारा बढ़ता गया। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया तो इस वजह से जो मेरा एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता चला गया। ये बात क्लियर हो गई? कोई डाउट है इसके अंदर? So hence the increase in atomic radius as we move down the group, that is from lithium to cesium, and that in the case of also in the case of noble gases and halogens. सेम आपका नोबल गैसेस के अंदर भी होता है, सेम आपका हेलोजन के अंदर भी चलता है, ठीक है, क्लियर। अब इस केस के अंदर जो एक्सेप्शन केस आता है, पंगेबाजी आती है, वो हम देख लेते हैं फटाफट। दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज की हमने एक पंगेबाजी देखी थी। अब सीधी सीधी एक और पंगेबाजी आती है बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब मैं 3D, 4D और 5D ये तीन सीरीज के बारे में दिखाता हूँ फटाफट। यहाँ पे आ जाओ। ये था मेरे पास 1 2 3 3D, 4D एंड 5D, यानी इन दोनों के बारे में बात करी जाए, इसमें बात करी जाए, इनमें बात करी जाए। 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड दिस इज योर 5D सीरीज। अब 3D सीरीज में स्कैंडियम है और यूटेरियम। नाउ स्कैंडियम यूटेरियम, ऑब्वियसली बात है भाई, क्या हो रहा है इसके अंदर, इन दोनों में बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, तो साइज क्या होना चाहिए था, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होना चाहिए। बट टॉप टू बॉटम जो साइज इंक्रीज हो रहा है दैट इज नॉट दैट ग्रेट। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ, अब देखो 4D और 3D और 4D, 3D एंड 4D, 4D बड़ा है, साइज इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। टाइटेनियम और जिरकोनियम में बात करी जाए तो साइज बढ़ गया। अब 4D के बाद में 5D आती है। क्या पहले दो में तो साइज बढ़ गया हमारा, यहाँ पे क्रोमियम से मोलिब्डेनम की बात करें तो साइज इज इंक्रीजिंग, मैग्नीशियम से टेक्नीशियम की बात करते हैं, साइज इज इंक्रीजिंग। बट अगर मैं 4D से 5D की तरफ जाता हूँ तो साइज नहीं बढ़ रहा है, द साइज इज ऑलमोस्ट सिमिलर। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये किस वजह से आया? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। The zirconium and hafnium size is equal due to lengthenide contraction. अब ये lengthenide contraction क्या होता है? जब भी कभी lengthenum की वजह से, lengthenide contraction because it is in d block element, lengthenum की वजह से जो contraction हो रही है उसमें shielding effect की वजह से क्या हुआ? shielding effect is now not more there. shielding effect की वजह से क्या होता है? force of attraction नहीं लग रहा, ठीक है।
शील्डिंग इफेक्ट की वजह से लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन होती है और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है और आप कह सकते हो कि साइज ऑफ 4D and 5D series is almost similar because of lengthened contraction. तो ये हमें एक्सेप्शन केस हमें याद रखना है। इसके बारे में हम लोग लेंथेंड कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, क्या क्या इसके पंगेबाजी रहती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी अब। ठीक है, एक थर्ड हमारे पास आता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, जरा फटाफट देखो बोरोन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम के केस के अंदर, बोरोन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम के केस के अंदर टॉप टू बॉटम है, साइज इंक्रीज होना चाहिए, बट बोरोन से एल्यूमिनियम तो साइज इंक्रीज हो गया, बट एल्यूमिनियम से गैलियम जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है, उसमें कोई ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता। दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, दैट इज एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट इज ऑफ द एल्यूमिनियम ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अगेन एक कॉन्ट्रैक्शन होती है, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो जाता है। इन दैट केस Z इफेक्टिव इज मोर प्रोमिनेंट, जो Z इफेक्टिव होता है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया देन बिकॉज ऑफ द देन दैट इस केस में आप कह सकते हो Z इफेक्टिव इज मोर प्रोमिनेंट देन शील्डिंग इफेक्ट, देन स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। सो Z इफेक्टिव ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया तो इस वजह से क्या होगा, देयर इज अ डिक्रीज इन साइज एंड हेंस atomic size of aluminium and gallium is almost similar irrespective of the increase in one shell. Is that clear? क्लियर होगी बात, कोई डाउट? चलो फटाफट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग साइज, बोरोन, फ्लोरीन एंड मैग्नीशियम। इनका फटाफट अगर साइज में इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है मैग्नीशियम का साइज सबसे बड़ा, बोरोन एंड फ्लोरीन का सबसे छोटा। ठीक है, फटाफट एक और क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग साइज, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इनके साइज की बात करते हैं तो कैल्शियम का साइज सबसे बड़ा, देन मैग्नीशियम का, देन सबसे लोएस्ट बेरिलियम का। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड नियॉन। नियॉन हमारे पास क्या है, ये नोबल गैसेस है, तो नियॉन का साइज ऑटोमेटिकली बड़ा होगा, फ्लोरीन का छोटा होगा। तो इस तरीके से ये तीन हमने क्वेश्चन भी करे। आज के लिए इतना ही करते हैं। एटॉमिक साइज हमारा यहाँ पे होता है खत्म और इसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे अब आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। इज इट क्लियर बानो? कोई डाउट इसके अंदर? एनी डाउट? चलो तो फिर करो फिर मजे बेटा। ओके जी, टेक केयर, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।